Hi guys. So today is our second class in the core Java, and we are going to learn these topics today. So हम लोग देखेंगे कि क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, जावा का जो बेसिक आर्किटेक्चर के कंपोनेंट्स हैं, जावा एक प्रोग्राम को कैसे रन करता है, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल। सो ये टॉपिक्स आज हम जो है इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दैट, जैसा कि हम लोगों ने अपनी फर्स्ट क्लास में जो है नोटपैड यूज़ किया था और नोटपैड के अंदर हमने प्रोग्राम लिखे थे, बट आज के बाद से और आगे की जितनी भी क्लासेस होंगी उसके अंदर मैं इक्लिप्स यूज़ करूँगा। और मुझे जहाँ तक लगता है आप में से काफ़ी लोग जो है इस एडिटर इक्लिप्स से फैमिलियर होंगे, बट जो लोग फैमिलियर नहीं है मैं उनके लिए थोड़ा सा जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। इक्लिप्स बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम जो है इंडस्ट्री के अंदर जो है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जो है जावा डेवलपमेंट के लिए जो है यूज़ करते हैं। और दिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सो आप जो है गूगल पे सर्च कीजिए और इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इक्लिप्स मैं जस्ट थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगा, इक्लिप्स कोई जो है टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सिर्फ एक एडिटर है। जैसे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है या नोटपैड है या नोटपैड प्लस प्लस है, सारे एडिटर्स हैं आपका इंग्लिश लिखने के लिए। ठीक उसी तरीके से इक्लिप्स भी एक एडिटर है जावा लिखने के लिए। ये बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। जैसे अगर आप नोटपैड में प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको जो है प्रोग्राम लिखने के बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट से उसको कंपाइल करना पड़ता है, फिर उसको जो है अलग से कमांड देके रन करना पड़ता है। बट इक्लिप्स के अंदर क्या है कि जैसे जैसे आप प्रोग्राम लिखते जाते हैं वो आपको उसी टाइम ही बता देता है कि अगर उसके अंदर कोई सिंटैक्स एरर है या नहीं है, और वहीं पे आप उस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं इक्लिप्स के अंदर। सो ये काफ़ी जो है अपना जावा डेवलपमेंट को काफ़ी ईजी बना देता है और बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है जो हम आगे जो है धीरे धीरे करके सीखेंगे। जब हम लोग जो है अपना वेब एप्लीकेशन वगैरह बनाएंगे तो काफ़ी ईजी होता है इसमें। सो लेट मी शो यू टुडे कि हम बेसिक जावा प्रोग्राम इसके अंदर कैसे बनाते हैं, जो अभी बेसिकली हम लोग को ज़रूरत है। और बाकी चीज़ें मैं आपको आगे जैसे ज़रूरत होगी उस हिसाब से बताता रहूँगा। सो आप सिंपली इक्लिप्स जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से भी, गूगल से, या अगर आपके किसी फ्रेंड से अगर आपको मिल जाता है तो। और फिर आप ये कोई इंस्टॉल नहीं करना होता है, सिंपली कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट कर दीजिए इसको। और इसका आप उसी जो exe फाइल है उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे जैसा मैंने अभी किया, तो आपको सबसे पहले एक वर्क स्पेस सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। तो वर्क स्पेस जो है वो प्लेस होता है, वो फोल्डर होता है जिसके अंदर आपके सारे प्रोजेक्ट्स और पूरा आपका जावा कोड रहता है। फिर आप जब सबसे पहले ओपन करेंगे तो आपको स्क्रीन आती है, आप इसको जो उसके अंदर जो कुछ ट्यूटोरियल वगैरह होता है, अगर आप उसको चाहें तो उसको देख सकते हैं, बट इफ़ यू वांट टू स्किप यू कैन स्किप इट। फिर आप उसको क्लोज़ कर दीजिए। जब आप उस इनिशियल स्क्रीन को क्लोज़ करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी और यहाँ पे हम अपना जावा डेवलपमेंट करेंगे। सो सबसे पहले इक्लिप्स यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाना होगा, आपको इसके अंदर एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। सो आप फाइल पे जाइए, इसके बाद न्यू पे जाइए और फिर जो है प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे अगर आप टाइप करें जावा, तो आपको जो है अभी जो है जावा प्रोजेक्ट बनाना है। इसमें और भी कई टाइप के प्रोजेक्ट बनते हैं जो हम आगे देखेंगे कुछ चीज़ें। तो सो अभी आप जावा प्रोजेक्ट बनाइए। यहाँ पर जो है आप अपना नाम दे दीजिए, जो भी प्रोजेक्ट का नाम
आपको देना है, जो भी आप नाम आपको सही लगे। ओके एंड अगर जो है आप स्टार्ट करते हैं जावा, तो कई बार इसके अंदर ये आपको जो है यहाँ पे जीआरई अगर अवेलेबल नहीं है, सेट नहीं है, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर जीआरई इसके ऊपर क्लिक करना होगा और आप ब्राउज़ करके जो है इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पे जो है ऐड ऑप्शन पे जाइए और स्टैंडर्ड जेवीएम क्लिक कीजिए और फिर जो है आप अपना जो है डायरेक्टरी सेलेक्ट कर दीजिए जहाँ पे आपने जेडीके इंस्टॉल किया हुआ है। दैट्स इट। और फिर आप नेक्स्ट करके इसको क्लोज कर सकते हैं एंड इसके बाद आप जो है इसको नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए एंड यू कैन से फिनिश आफ्टर दिस। ओके, ये आपको पूछेगा कि आपको जो है जावा पर्सपेक्टिव ओपन करना है नहीं, आप इसके ऊपर यस नो जो भी आपको करना आप कर सकते हैं। न्यू ओके, एसआरसी वो फोल्डर होता है जहां पर आप अपनी जावा फाइल्स रखते हैं, डॉट जावा फाइल्स रखते हैं। ओके सो अभी आप let me create a hello world application here, a hello world program for you to show you that how we run and how we use Eclipse. राइट क्लिक किया मैंने यहाँ इस एसआरसी फोल्डर के ऊपर। ओके, न्यू पे गया और फिर यहाँ पे मैंने क्लास के ऊपर क्लिक किया। आप क्लास का नाम दे दीजिए, हेलो वर्ल्ड पे क्लिक कर दिया मैंने। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लास के अंदर पहले से मेन मेथड लिखा हुआ है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट जैसा भी अगर आपको लगे फिनिश कर दीजिए। यहाँ पर आप आ गए। अभी यहाँ पर जो है आप अपना कोड लिख सकते हैं। सो इक्लिप्स के अंदर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो हमें सीखने हैं धीरे धीरे। सो लाइक मेन मेथड लिखने के लिए जो है आप मेन लिखिए एंड आफ्टर दैट कंट्रोल स्पेस मारिए। ठीक है, कंट्रोल स्पेस आप एक साथ प्रेस कीजिए तो आपको वो ऑप्शन आ जाएगा, एंटर कर दीजिए तो देखिए मेन मेथड अपने आप लिखा हुआ आ गया। ओके, सिमिलरली system.out.println लिखने के लिए इसके अंदर जो शॉर्टकट है वो है आपका SYSO एंड देन अगर आप जो है कंट्रोल स्पेस मारेंगे तो देखिए system.out.println आ गया। और इसके अंदर आप जो भी लिखना है, हमने जैसे मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने यहाँ पे, और अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करना है, अगर मुझे इस प्रोग्राम को रन करना है तो आपका प्रोग्राम कंपाइल हो गया। जिस तरीके से आप लिख रहे हैं, जैसे जैसे आप लिख रहे हैं आपका प्रोग्राम कंपाइल होता चला जाता है। और अगर आपके प्रोग्राम के अंदर कोई सिंटैक्स एरर है या कुछ भी एरर है तो ये आपको उसी टाइम वहाँ पे ही शो कर देता है। राइट, सो जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने एक जो है क्लोजिंग ब्रेस हटा दिया तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर दे रहा है। क्या कंपाइल टाइम एरर है? अगर आप यहाँ पे जो है अपने माउस को रखेंगे तो आपको ये दिखाएगा सिंटैक्स एरर, इंसर्ट दिस टू कंप्लीट द क्लास बॉडी। सो दिस इज प्रोग्राम को रन करने के लिए आप राइट क्लिक कीजिए और फिर आप रन एज पे जाइए, क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए जावा एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका कंसोल है, यहाँ पे आपका प्रोग्राम रन हो गया। सो हमने जो है प्रिंट किया था हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पे देखिए आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। ओके, सो दिस इज द बेसिक जो आपको ज़रूरत है अभी फिलहाल प्रैक्टिस करने के लिए, जावा सीखने के लिए। ओके ओके, सो अभी हम लोग जो है अपनी सेकंड लेसन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर आज हम सबसे पहले सीखेंगे क्लास के बारे में। हम सीखेंगे कि क्लास क्या है। आपको पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सभी कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ओके। और आपने बहुत बार सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या रियल वर्ल्ड लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट लिए गए हैं वो रियल वर्ल्ड से लिए गए हैं। ठीक है। सो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रियल वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रियल वर्ल्ड के साथ जो है उसकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं या उसकी जो चीज़ें हैं वो रियल वर्ल्ड के साथ जो है कैसे मैच करती हैं। आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर जो है डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, ऑब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन अगर चाहिए आपको, अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो आपको एक्चुअली सबसे पहले क्लास के बारे में जानना पड़ेगा, बिकॉज क्लास के ही ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ओके। सो हम सबसे पहले क्लास सीखेंगे। we'll learn about what is a class and then we'll create the object of that class. So जैसा कि मैंने आपको जो है लास्ट क्लास में बताया था कि जावा के अंदर क्लास एक कीवर्ड होता है और हम क्लास वर्ड का यूज करके जावा के अंदर क्लास डिफाइन करते हैं। सो लेट मी क्रिएट एन क्लास and then we'll discuss further. राइट क्लिक किया मैंने इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर, वो डिफॉल्ट फोल्डर के ऊपर। यू कैन क्लिक ऑन द एसआरसी और वेरेवर यू लाइक। क्लास के ऊपर क्लिक किया मैंने। सो यहाँ मुझे जो है एक नया क्लास क्रिएट करने का ऑप्शंस आ गया है। मैं यहाँ पे क्लास का नेम मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सो आज जो मैं अभी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ इसका नाम मैं रखूँगा क्लासरूम। ओके। सो ये मेरी क्लासरूम क्लास बन गई है। ओके। अब ये क्लास है जो अभी ये क्लास लिखने का सिंटैक्स है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। क्लास का नेम, ओपनिंग ब्रेसेस एंड आफ्टर दैट वी हैव क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है। सो अभी जो है हमें सबसे पहले समझना है व्हाट इज ए क्लास। आपने बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी क्लास की। ठीक है। बट जो डेफिनेशन मुझे सबसे ज़्यादा समझ में आती है और जिसके थ्रू मैं अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, वो ये है कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ, और क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके। दैट मीन्स कि क्लास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट की स्टेट और बिहेवियर को डिफाइन करते हैं। इसके बाद आपने बहुत बार ये भी पढ़ा होगा कि क्लास या जावा के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स का क्या मतलब है, और ये जो कॉन्सेप्ट है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट का, ये जावा के ऑब्जेक्ट के साथ कैसे मैच होता है। हम सबसे पहले रियल वर्ल्ड में जो क्लासेस हैं और ऑब्जेक्ट्स हैं उनको समझेंगे।
उनके स्टेट और उनके बिहेवियर को समझेंगे। इसके बाद हम उसी को जावा के प्रोग्राम के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है? जावा के एक प्रोग्राम बनाएँगे और उसी चीज़ को हम जावा में लिखने की कोशिश करेंगे। अब अगर मेरे जावा के ऑब्जेक्ट्स और जो रियल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्होंने अगर सेम तरीके से रिएक्ट किया, सेम तरीके से फंक्शनैलिटीज़ परफ़ॉर्म की, तो हम ये मानेंगे कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि जावा ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और दे बिहेव लाइक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। और आपने बहुत बार सुना होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो है प्रोग्रामिंग करना आसान होता है, या प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। तो हम उसको जो है तभी हम मानेंगे बेसिकली। ठीक है? कि अगर हमारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और जावा ऑब्जेक्ट्स सेम तरीके से बिहेव करेंगे। ठीक है? सो इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए जो है इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, और मैं यही एग्जाम्पल हर किसी को देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस एग्जाम्पल से जो मेरा एग्जाम्पल है उससे मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट को बता सकता हूँ और हर किसी को समझ में आता है, क्योंकि वो जो मेरा एग्जाम्पल है वो आपके दिल के बहुत करीब है। ठीक है? सो लेट मी ट्राई टू explain that concept to you with the same example here again. आपको क्या लगता है कि ऑब्जेक्ट क्या है? अगर मैं भी आपका एग्जांपल लूं, मेरे लिए जो है आप सभी लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं, राइट? आप सभी लोग जो हैं मेरे लिए स्टूडेंट हैं, ठीक है? एक्चुअली अगर मैं आपसे पूछूं कि आप स्टूडेंट क्लास हैं या स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं। एंड दैट इज करेक्ट, आप एक्चुअली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, आप स्टूडेंट क्लास नहीं है। क्यों है आप ऑब्जेक्ट? क्योंकि ऑब्जेक्ट वो चीजें होती हैं रियल वर्ल्ड में जो एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है? और आप एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको टच कर सकता हूं, ठीक है? आप एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप ऑब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैं, आप स्टूडेंट क्लास नहीं है। बट स्टूडेंट क्लास क्या है? क्लास मैंने डिफाइन की है। स्टूडेंट क्लास मैंने एक स्टूडेंट क्लास डिफाइन की है जो मेरे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मैं जावा पढ़ाता हूं, ठीक है? तो मैंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम है जावा स्टूडेंट्स, ठीक है? जिसका नाम है जावा स्टूडेंट्स। उस स्टूडेंट क्लास के अंदर मैंने ये डिफाइन किया है कि जो मेरे स्टूडेंट जावा स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, उनका स्टेट क्या होगा, उनका बिहेवियर क्या होगा, ठीक है? उस जावा स्टूडेंट क्लास के अंदर आज से 10 साल पहले मैंने ये चीज़ डिफाइन किए थे, या 100 ईयर पहले मैंने इस चीज़ को डिफाइन किया था कि जो जावा स्टूडेंट्स होंगे, उनको वो कैसे बिहेव करेंगे, उनकी क्या क्वालिटीज़ होगी, उनकी क्या स्टेट होगा, उनका क्या बिहेवियर होगा। सो जैसे मैं अगर आपको बिहेवियर की बात करूँ, तो मैंने उसके अंदर ये डिफाइन किया था आज से 100 ईयर बिफोर कि जो मेरे जावा स्टूडेंट्स होंगे, दे कैन रीड एंड दे कैन राइट। ये मेरे स्टूडेंट्स का बिहेवियर है, ठीक है? अब जब वो मेरे स्टूडेंट्स जो लिखेंगे, वो कैसे लिखेंगे? वो अपनी पेन से लिखेंगे। जो हर एक स्टूडेंट के पास एक पेन होना चाहिए, उसको पता है पेन क्या है, ठीक है? तो वो पेन, या वो अपनी नोटबुक पढ़ेगा, या अपनी वो नोटबुक पे लिखेगा,
स्टूडेंट, ये उसका स्टेट हो गया। ये इस टाइप की चीज को मैंने आज से 100 साल पहले एक स्टूडेंट क्लास के अंदर डिफाइन किया। जब आप यहाँ पर आए और आपने डिसाइड किया आप जावा पढ़ना चाहते हैं, तो आप बेसिकली एक ऑब्जेक्ट बन गए, जावा ऑब्जेक्ट बन गए। ठीक है? अब आप अपने आप को देखिए कि आप एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट हैं और आप सभी का अपना एक स्टेट है और अपना एक बिहेवियर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जो है 2 लोगों का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, मोहित का और अमित का। ओके? ये मोहित हैं और ये अमित हैं। दोनों ही यहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट हैं, उनको मैं देख सकता हूँ, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट हैं। अब अगर आप ध्यान से देखिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी एक स्टेट है। मैं देख सकता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास अपना पेन है और अपना नोटबुक है। मोहित के पास अपना नोटबुक, अपना पेन है और अमित के पास अपनी नोटबुक और अपनी पेन है। दोनों के पास अपनी-अपनी है। यानी ऑब्जेक्ट्स जो हैं, उनकी अपनी एक स्टेट है, राइट? अब अगर मैं मोहित को बोलूं, मोहित लिखिए, राइट ए प्रोग्राम मोहित। मैंने मोहित को बोला मोहित लिखिए, तो मोहित क्या करेंगे? किसी को बताने की जरूरत नहीं है मोहित को कि कैसे लिखना है। मोहित को पता है कि कैसे लिखना है। क्यों मोहित को पता है? क्योंकि मैंने जब जावा क्लास बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने बिहेवियर भी लिखा था। एक बिहेवियर भी डिफाइन किया था, राइट। उस बिहेवियर के अंदर, उस क्लास के अंदर मैंने डिफाइन किया था एक राइट बिहेवियर और एक मैंने डिफाइन किया था रीड बिहेवियर। ये दोनों बिहेवियर मैंने डिफाइन किए थे। तो आज की डेट में मोहित को अगर मैं बोलता हूं मोहित लिखिए, तो मोहित क्या करेंगे? अपनी पेन उठाएंगे और अपनी नोटबुक उठाएंगे, उससे लिखना स्टार्ट कर देंगे। मुझे मोहित को बताना नहीं पड़ेगा कि उन्हें किस पेन से या किस नोटबुक को पढ़ना है या किस पेन से उन्हें लिखना है। मोहित को पता है। ठीक उसी तरीके से अगर मैं अमित को बोलूं, अमित आप लिखिए, तो अमित जो है अपनी नोटबुक और अपनी पेन से लिखेंगे। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ? जो रियल वर्ल्ड में जो अभी ये 2 मेरे ऑब्जेक्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं मेरे सामने, मोहित और अमित, इन्हें पता है कि इनका स्टेट क्या है, इनका बिहेवियर क्या है। और जब ये अपने बिहेवियर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये अपनी स्टेट को मॉडिफाई करते हैं, अपनी स्टेट को यूज़ करते हैं। हमें इन्हें बताना नहीं पड़ता है। राइट? सो दिस इज़ हाउ माय रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स बिहेव। अब हम क्या करने वाले हैं? हम यहाँ पे सेम इसी चीज़ को जो है जावा में अगर लिखना होगा, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम वो सीखेंगे। और हम देखेंगे कि जावा की ये 2 ऑब्जेक्ट्स अगर ठीक उसी तरीके से बिहेव करते हैं, तो हम बोलेंगे कि यस, जावा के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव करते हैं और जावा के अंदर प्रोग्रामिंग आसान है, या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग आसान है। क्यों? क्योंकि जो हम सोचते हैं, जो हम देखते हैं, वी कैन राइट दैट इन जावा एज इट इज। ओके? अभी मैं एक क्लास बनाता हूं, इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए क्लास बना रहा हूं मैं, क्लास स्टूडेंट। ओके? मैंने आपको बताया ये स्टूडेंट क्लास में डिफाइन कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ
स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो स्टेट में लिखने जा रहा हूं स्ट्रिंग पेन, नोटबुक। ओके, दिस इज माई स्टेट। यहां पे मैं रियल वर्ल्ड में देख रहा हूं कि मुझे लगता है कि हर एक मेरे ऑब्जेक्ट के पास, हर एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के पास सबका अपना अपना पेन होना चाहिए। सो पेन स्टेट हो गया उनका। और एज ए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वो क्या करने वाले हैं? दे विल रीड एंड दे विल राइट। ओके, सो दिस इज देयर बिहेवियर। ओके, ओके, क्लासरूम है हमारा ये। क्लासरूम क्योंकि यही एंट्री पॉइंट है, यहीं पे हम लोग स्टूडेंट बनते हैं, टीचर बनते हैं। सो क्लासरूम के अंदर मैंने मेन मेथड लिखा है। अभी मेरी क्लासरूम के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, एक मोहित और एक अमित। सो स्टूडेंट ओके, मेरे पास एक और स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, एक और स्टूडेंट है, स्टूडेंट ठीक है। ये जो है ये है आपकी डेफिनेशन क्लास की। तो मैंने कभी डिफाइन कर दिया था, किसी ने डिफाइन किया था आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले कि भाई स्टूडेंट, जावा स्टूडेंट या किसी भी स्टूडेंट की क्या स्टेट एंड बिहेवियर हो सकता है। जब अमित ने जब इस क्लास को ज्वाइन किया या मोहित ने जब इस क्लास को ज्वाइन किया, तब वो एक्चुअल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बने। सो उस चीज को जावा में कैसे लिखा जा सकता है? ये एक्चुअल मोहित ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट मोहित को रिप्रेजेंट करेगा, ये ऑब्जेक्ट अमित को रिप्रेजेंट करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज मोहित को मैंने एक नोटबुक दी और उस नोटबुक का नाम है लोटस। ठीक है, मोहित को मैंने एक पेन दिया और वो पेन का नाम है, वो किस कंपनी का पेन है, से सपोज जेट। ओके, सिमिलरली अमित जो उनके बगल में बैठे हुए हैं, उनको मैंने एक नोटबुक दिया जिसका नाम है बिट्टू। अमित को मैंने एक पेन दिया जिसका नाम है रिनॉल्ड्स। ओके, सो मोहित के पास जो है लोटस का पेन है,
लोटस का नोटबुक है, मोहित के पास जेट का पेन है, अमित के पास बिट्टू की नोटबुक है और रेनॉल्ड्स का पेन है। अब रियल वर्ल्ड में देखिए, अगर मैं मोहित को बोलूं, मोहित आप पढ़िए, तो मोहित क्या करेंगे? मोहित जो है अपनी लोटस की बुक पढ़ेंगे। ऐसा ही होगा रियल वर्ल्ड में। अगर मैं अमित को बोलूं पढ़िए, तो अमित क्या करेंगे? बिट्टू की नोटबुक पढ़ेंगे। तो एक्चुअली ये जो रियल वर्ल्ड मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये काफी समझदार होते हैं, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि इनका स्टेट क्या है। और जब इन्हें ये भी पता है कि जब ये अपने बिहेवियर को एग्जीक्यूट करेंगे, तो इन्हें किस स्टेट को यूज करना है या किस स्टेट को मॉडिफाई करना है। रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स ऐसे बिहेव करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जावा के ऑब्जेक्ट्स ठीक इसी तरीके से बिहेव करते हैं या नहीं। ओके, सो मैं यहां पे बोलता हूं, अभी मैंने बोला मोहित को रीड करने के लिए। इस चीज को मैं जावा में कैसे बोलूंगा? मोहित डॉट रीड। और ओके, नाउ से सपोज दिस इज आवर प्रोग्राम। ये मेरा मोहित ऑब्जेक्ट है, दिस इज माय अमित ऑब्जेक्ट। एक एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो आपके सामने दिख रहा है, वो मेरा एक जावा का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और आपको जो है इसी तरीके से अपनी थिंकिंग को डेवलप करना है। इसी तरीके से आपको अपना सोचने का आदत बनानी है। आप अपने चारों तरफ देखिए, जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी वो एक ऑब्जेक्ट है, और ये सारे ऑब्जेक्ट किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और इनकी डेफिनेशन कहीं ना कहीं लिखी गई हुई है। आपके सामने अभी लैपटॉप या आपका जो डेस्कटॉप पड़ा हुआ है, आईबीएम ने आज से जो है सबसे पहले जब कंप्यूटर बनाया था, तो उन्होंने सबसे पहले एक उसका ब्लूप्रिंट बनाया होगा। उसका पेपर पे उसके ऊपर लिखा होगा कंप्यूटर ऐसा होगा, उसके अंदर एक कीबोर्ड होगा, उसके अंदर एक माउस होगा, उसके अंदर एक स्क्रीन होगी। आपके सामने जो कंप्यूटर या लैपटॉप पड़ा हुआ है ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। क्लास वहां पे डिफाइन की गई थी। उस क्लास के अंदर जो चीजें डिफाइंड हैं, वो यहां पर आपके सामने अवेलेबल हैं। उसके अंदर जो बिहेवियर डिफाइन किया गया था, आईबीएम ने जो 20 साल पहले जो अपना कंप्यूटर क्लास के अंदर जो है कीबोर्ड का जो बिहेवियर डिफाइन किया था, वो बिहेवियर आज आपको मिलता है जब आप अपने बटन को प्रेस करते हैं। बटन कैन बी प्रेस्ड, ये वहां पे उस क्लास के अंदर डिफाइन था। ओके, अभी अपने एग्जांपल पे देखते हैं। मैंने रियल वर्ल्ड में मोहित को बोला, मोहित आप लिखिए या आप पढ़िए। मोहित क्या करेंगे? मोहित को पता है कि उन्हें जो है, उनके पास जो है वो आज घर से जो है लोटस का नोटबुक लेके आए हैं, तो वो क्या करेंगे? लोटस की नोटबुक पढ़ेंगे। उन्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। देखते हैं मैंने अपने जावा ऑब्जेक्ट को जो है रीड करने के लिए बोला है, देखते हैं वो रीड करता है कि नहीं। वाह, लुक एट हियर। मोहित ने रीड मेथड को कॉल किया, ये रीड मेथड कॉल हुआ, बट यहां पे नोटबुक की क्या वैल्यू प्रिंट हुई? लोटस। इसका मतलब मोहित को पहले तो ये पता है कि उन्हें किस बिहेवियर को एग्जीक्यूट करना है, उनका क्या बिहेवियर है, राइट। जावा का ऑब्जेक्ट देखिए, मेरा ये जो मोहित ऑब्जेक्ट है, इसको पता है कि उसका क्या बिहेवियर है। वो रीड कर सकता है, वो राइट कर सकता है, और जब वो रीड करेगा, ठीक है, तो उसको किस स्टेट को मॉडिफाई करना है, ठीक है, उसको किस स्टेट को यूज करना है, आप जैसा भी समझना चाहें। उसी तरीके से अगर मैं अमित को बोलूं, देखिए क्या होगा। अमित ने क्या किया? अमित ने बिट्टू पढ़ा, अमित ने लोटस नहीं पढ़ा। अमित को मुझे बताना भी नहीं पड़ा कि आपको क्या रीड करना है, राइट। इसका मतलब क्या हुआ?
ये जो मेरे जावा के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऐसा नहीं आपको नहीं लग रहा है कि वो एग्जैक्टली रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं? दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपको रियल वर्ल्ड में दिखाई देता है, जो आपको रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, आप उसको एग्जैक्टली एज इट इज जावा के अंदर जो है या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं। ओके, आप में से कुछ लोगों को सी या सी प्लस प्लस आती होगी, आई एम श्योर सभी को आती होगी। अगर आप देखें तो इस टाइप की चीज सी या सी प्लस प्लस में पॉसिबल नहीं है। सी या सी प्लस प्लस के अंदर, सी के अंदर जो है, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर आप स्टेट ऑफ बिहेवियर को कंबाइन नहीं कर सकते हैं, एक साथ नहीं रख सकते हैं। आप वहां पे शायद एक रीड मेथड तो बना सकते हैं, लेकिन हमेशा रीड मेथड के अंदर आपको दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे। पहला तो रीड किसके लिए रीड होना है और कौन सी नोटबुक रीड होनी है। आप राइट मेथड तो बना सकते हैं, लेकिन हर बार आपको जो है ये बताना पड़ेगा किसके लिए राइट मेथड कॉल होना है, और जब राइट मेथड कॉल होगा तो कौन सा पेन यूज होना है। बट जावा के अंदर देखिए ये ऑटोमेटिक है। आपने क्लास बना करके रियल वर्ल्ड में जैसा आपको दिखा, आपने उस तरीके से क्लास बनाया, आपने उसको जो है स्टेट को और बिहेवियर को एक साथ कंबाइन कर दिया, एक साथ रख दिया। दैट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस वजह से कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो है प्रोग्रामिंग करना या प्रॉब्लम सॉल्विंग आसान होती है। सो देखिए स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज माय क्लास एंड दीज आर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स, और इस तरीके से उसके अंदर वेरिएबल्स असाइन किए हैं, और इस तरीके से मैंने इसके मेथड्स को कॉल किया। सो आई होप अभी आपको समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो रियल वर्ल्ड में जैसे हमारे ऑब्जेक्ट्स बिहेव करते हैं, हमारे जावा के ऑब्जेक्ट्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक उसी तरीके से बिहेव करते हैं। ओके, ओके, अभी मैं आपको जो है ये जो प्रोग्राम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, मैं इस प्रोग्राम को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोग्राम जब आपका जेवीएम एग्जीक्यूट करेगा तो इसको कैसे एग्जीक्यूट करेगा, स्टेप बाय स्टेप। ओके, उससे जो है आपको समझने में आसानी होगी जावा को, और मैं आपको डायग्राम के थ्रू उसको रन करके बताऊंगा। बट उससे पहले मैं आपको जो है एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताना चाहता हूं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, अभी जो है आप एक छोटी सी लेट्स डू ए स्मॉल एक्सरसाइज। आप अपने चारों तरफ देखिए, आपको जो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट है। आपके सामने टीवी होगी, टीवी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। वो क्लास नहीं है,
वो एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट आपको जो दिखाई दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है, बट टीबी की डेफिनेशन किसी ने बहुत पहले लिखी है, वो डेफिनेशन नहीं है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं आपको जो है टीबी क्लास डिफाइन करने के लिए बोलूं आज, ठीक है, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने सामने और कुछ देखिए, आपको टेबल दिखाई दे रहा होगा, वो जो टेबल जो आपके सामने है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है। आप चेयर पे बैठे होंगे, वो चेयर क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है, ये हैज़ ए और इज ए रिलेशनशिप का, वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट ठीक है, वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, शायद थर्ड या फोर्थ क्लास के अंदर है वो। तो मैं आपको जो है बताऊँ और थोड़ा-सा अच्छे तरीके से समझाऊँगा कि ये जो आपका टीवी है या आपका जो है टेबल है, चेयर है या लैपटॉप है, ये एक-दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोलूँ, होम, तो होम प्रोजेक्ट को आप कैसे बनाएँगे? होम क्लास डिफाइन करने के लिए मैं बोलूँ आपको, तो होम क्लास को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है? तो उसके अंदर आप कैसे जो है अपना जो है टेबल का ऑब्जेक्ट या रूम का ऑब्जेक्ट या उसके अंदर टीवी का ऑब्जेक्ट कैसे एक-दूसरे के अंदर फिट करेंगे? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो हम आगे जाके देखेंगे। बट चलिए अभी आगे बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोग्राम को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हुआ। इस प्रोग्राम को थोड़ा ईज़ी तरीके से आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल्स थे, मैं उनको इंटीजर टाइप में चेंज कर दे रहा हूँ। और ये मैंने इंटीजर टाइप में इसलिए चेंज किया है क्योंकि जावा के अंदर जो आपके स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग है, वो अपने आप में ही एक ऑब्जेक्ट होता है। स्ट्रिंग मीन्स ऑब्जेक्ट होता है, स्ट्रिंग क्लास है जावा के अंदर, वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अभी जो है ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और वो थोड़ा-सा मुझे आपको समझाने में प्रॉब्लम होगी। तो उसको सिंपल बनाने के लिए जो है मैंने जो है एक प्रिमिटिव टाइप ले लिया है, इंटीजर, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ और बट कॉन्सेप्ट विल रिमेन सेम। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ, तो आप देखिए आउटपुट जो होगा इसका अलग-अलग आएगा, 2 and 7 because this value of notebook for Mohit is 2 and the value of notebook for Amit is 7, so it's 2 and 7. ठीक है? Okay. So now let's run this program और समझते हैं कि जब जावा इस प्रोग्राम को रन करेगा तो वो कैसे आपका इस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करेगा, आपका जेवीएम कैसे एक-एक स्टेप को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है? और उस चीज को समझने के लिए मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं। ठीक है? और मैं चाहता हूं कि आप सभी जो है ध्यान दीजिए और उस डायग्राम को समझिए। ठीक है? और आप सभी को उस डायग्राम को बनाना सीखना है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आज आपने उस डायग्राम को बनाना सीख लिया, उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आप जावा की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं। ठीक है? जब वो डायग्राम आप बनाएंगे तो बेसिकली आप प्रोग्राम को ठीक एग्जैक्टली उसी तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे जैसे आपका जेवीएम एग्जीक्यूट करता है। सो एक विजुअल इफेक्ट आपके दिमाग में आएगा। ठीक है? आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि हाउ जेवीएम रन्स योर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट।
डूइंग दैट। अभी इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अभी इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। आप वन सेकेंड, आपको क्या करना पड़ेगा इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। वन सेकेंड, आई थिंक मैं डिजिटल पेन के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, आई एम सॉरी। सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा जावा क्लास रूम। ठीक है, जैसे आपने ये जावा क्लासरूम लिखा, ठीक है, आफ्टर दैट यू विल प्रेस एंटर। क्या होगा, ड्यू टू दिस जावा कमांड आपका जेवीएम क्या करेगा, आपका जेवीएम क्या करेगा, ड्यू टू आई एम सॉरी, ड्यू टू दिस जावा कमांड क्या होगा, आपका एक जेवीएम का इंस्टांस क्रिएट होगा। ओके, यानी जेवीएम स्टार्ट हो जाएगा। आपको पता है कि जब जेवीएम स्टार्ट होता है तो वो अपने आप एक थ्रेड क्रिएट करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेन थ्रेड, जो आपके प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, जब हम लोग थ्रेड्स पढ़ेंगे तो मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा कि थ्रेड्स का क्या मतलब होता है, बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जावा में एक्चुअली थ्रेड का मतलब होता है सेपरेट कॉल स्टैक। ठीक है, सो जब आपका जेवीएम क्रिएट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, एक स्टैक क्रिएट करेगा। ठीक है, ये स्टैक किसके लिए क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, आपका मेन थ्रेड के लिए। मेन थ्रेड के लिए, ठीक है, ये मेन मेथड के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि आपके जेवीएम ने एक थ्रेड क्रिएट किया है और थ्रेड की एग्जीक्यूशन हमेशा एक सेपरेट पाथ पे होती है, तो वो सेपरेट पाथ जावा के अंदर जो है स्टैक के थ्रू मेंटेन होता है। सो एक स्टैक क्रिएट होता है। ओके, इसके बाद जेवीएम एक हीप क्रिएट करता है जहां पर हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। ओके, और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा।
जब ये चीज़ें क्रिएट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे जेवीएम का इंस्टांस क्रिएट हो गया है। ठीक है? जब भी कोई प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट होगा, आपका जेवीएम एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा। ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा बता दूँ इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है? हीप वो एरिया है आपका जेवीएम जो क्रिएट करता है रैम के अंदर, जहाँ पर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होती है, मीन्स जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ये आपका थ्रेड है, स्टैक है। जावा हर एक थ्रेड के लिए एक सेपरेट स्टैक क्रिएट करता है और आपके जितने भी लोकल वेरिएबल्स हैं या मेथड एग्जीक्यूशन है, वो स्टैक के अंदर होती है। ओके? ये एक कॉमन एरिया है, ठीक है? जो सारे थ्रेड्स यूज़ करते हैं। ये एक जेवीएम के इंस्टांस के लिए एक ही होता है, शेयर्ड एरिया कहलाता है, जिसको हम मेथड एरिया कहते हैं। यहाँ पर आपका जो है कॉमन इन्फॉर्मेशन रहती है, लाइक आपका जो है मेथड टेबल यहाँ पे क्रिएट होती है, आपकी क्लासेस यहाँ पर लोड होती हैं, आपका स्टैटिक वेरिएबल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ओके? ये सारी चीज़ें आपकी इस कॉमन एरिया के अंदर क्रिएट होता है, मेथड टेबल के अंदर। ओके? ये क्रिएट हो गया। जेवीएम का इंस्टांस इनिशियलाइज हो गया। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम। जैसा कि हमने पढ़ा है, लास्ट क्लास में हमने देखा था, अभी जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम इस क्लास को लोड करेगा। जेवीएम इस क्लास को कहाँ पे लोड करेगा? आपका मेथड एरिया के अंदर। दिस इज योर मेथड एरिया। मेथड एरिया। ओके? एंड दिस इज योर हीप। Now let's say this is the place where your this class is loaded in the method area. पहला स्टेप हो गया। जेवीएम ने आपकी जो है क्लास को लोड कर दिया। कौन सी क्लास को? इस क्लास को। इस क्लास को क्यों लोड किया उसने? क्योंकि आपने बोला था जावा क्लासरूम। नेक्स्ट स्टेप आपको मैंने बताया था, क्लास के लोड होने के तुरंत बाद आपका जेवीएम उस क्लास के अंदर जो सबसे पहले लोड किया उसने, उसके अंदर एंट्री पॉइंट खोजता है। और वो एंट्री पॉइंट क्या है? मेन मेथड। कौन सा मेन मेथड? ऐसा मेन मेथड जो स्ट्रिंग टाइप का एरे आर्गुमेंट लेता है। ओके? ऐसा मेन मेथड जो स्ट्रिंग टाइप का एरे आर्गुमेंट लेता है, स्टैटिक हो, पब्लिक हो और उसका रिटर्न टाइप कुछ ना हो। वो रिटर्न कुछ ना करता हो, मतलब जिसका रिटर्न टाइप वॉइड हो। ऐसा आपके जेवीएम में लिखा हुआ है, तो इस क्लास को लोड करने के बाद वो सबसे पहले उस मेथड को कॉल करता है। अगर उसको मेथड मिला तो कॉल करेगा, अगर मेथड नहीं मिला तो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्या एक्सेप्शन थ्रो करेगा? मेथड नॉट फाउंड एक्सेप्शन, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्योंकि यहाँ पर हमने एकदम सही मेन मेथड लिखा हुआ है, आपका जेवीएम क्या करेगा? इस मेन मेथड को कॉल कर देगा। अब इस मेन मेथड को कॉल कर देगा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये मेन मेथड आपका स्टैक के अंदर आ जाएगा और वो आपका करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड बन जाएगा। ओके? आपका स्टैक के अंदर कौन सा मेथड आ गया? मेन मेथड आ गया। ये मेन मेथड क्यों है? क्योंकि ये स्टेटमेंट जेवीएम ने अभी एग्जीक्यूट की है। जब आपका ये फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो आपका कुछ ऐसा होगा जेवीएम के अंदर। ओके? अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है?
नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने जेवीएम को कहा कि आप एक स्टूडेंट टाइप का मेमोरी एलोकेट कीजिए। आपने जेवीएम को कहा कि स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट कीजिए। ओके, क्यों कहा आपने मेमोरी एलोकेट कर कीजिए? क्योंकि यहाँ पे आपने न्यू ऑपरेटर लगाया हुआ है, ये न्यू लिखा हुआ है कीवर्ड। ये न्यू कीवर्ड दो काम करता है। ये मेमोरी एलोकेट करता है। पहला इसका काम क्या है? मेमोरी एलोकेट करना। इस केस में वो किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करेगा? स्टूडेंट टाइप की। नाउ आपको पता है कि अगर आप बोले इंटीजर टाइप वेरिएबल क्रिएट करने के लिए, तो आपकी जेपीएम को पता है कि उसको 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करनी है। अगर आप उसको बोले जो है कैरेक्टर टाइप का मेमोरी एलोकेट करने के लिए, कैर टाइप का मेमोरी एलोकेट करने के लिए, 2 बाइट की मेमोरी एलोकेट करता है, जिसको पता है। बट यहाँ पे आपने उसको बोला स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट करो। अब तो आपको जेबीएम को पता करना पड़ेगा स्टूडेंट क्या है। स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट करने के लिए मुझे 5 बाइट चाहिए, 100 बाइट चाहिए, 200 बाइट चाहिए, कितना बाइट का मेमोरी एलोकेट करो? तो आपका जेबीएम सर्च करेगा करंट डायरेक्टरी में, इसके बाद क्लास पाथ के अंदर कि क्या वहां पे कोई क्लास पड़ी है जिसका नाम है स्टूडेंट। तो सर्च करेगा, देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है। अब एट दिस पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, जैसी वो आपकी कोई भी क्लास फर्स्ट टाइम यूज में आती है, आपका जेवीएम उस क्लास को लोड करता है। इससे पहले आपकी क्लासेस लोड नहीं होती, आपकी क्लासेस तब तक लोड नहीं होती जब तक वो यूज में नहीं आती। सो यहां पर आपका जेवीएम क्या करेगा? स्टूडेंट क्लास को लोड कर लेगा। ठीक है, ये आपका स्टूडेंट क्लास। स्टूडेंट क्लास लोड हो गई। ओके, अब जब क्लास लोड होती है तो और भी कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम आगे क्लासेस के अंदर देखेंगे, अपनी थर्ड क्लास के अंदर या फोर्थ क्लास के अंदर देखेंगे हम लोग। स्टूडेंट क्लास लोड होगी। अब स्टूडेंट क्लास क्यों लोड हुई थी, इसकी जरूरत क्यों थी? क्योंकि हमें स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, बिकॉज यू हैव हियर योर न्यू ऑपरेटर। अभी क्या होगा? बिकॉज ऑफ दिस न्यू ऑपरेटर आपका हीप के अंदर एक स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। अब ये स्टूडेंट टाइप की जो मेमोरी एलोकेट होगी, इसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे। एक का नाम होगा पेन, राइट, और एक का नाम होगा नोटबुक। ओके, एक का नाम होगा नोटबुक। पेन और नोटबुक क्यों हुआ क्रिएट? क्योंकि आपके दो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर दो इंस्टांस, ये दो वेरिएबल्स यहां पे इस तरीके से डिफाइन किए हैं। ठीक है, इस वजह से यहां पे ये दो वेरिएबल्स क्रिएट हुए। टोटल साइज कितना लगा? 4 + 4 8 बाइट्स क्रिएट हो गए। बाय डिफॉल्ट आपको जैसा कि पता होगा शायद कि इंटीजर्स को जावा के अंदर हर एक इंस्टांस वेरिएबल को एक डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है। सो इंटीजर है यहाँ पे, तो इनको बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू मिलेगी? 0 0। सो हमारा जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ऑब्जेक्ट क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि आपने जो है न्यू यूज किया था। पेन और नोटबुक ही इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों है? क्योंकि आपने स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट करने के लिए किया कहा था, और ये स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट। ओके, न्यू ऑपरेटर इसके बाद एक और काम करता है। ये जो हमारा
मेमोरी लोकेशन है, जो मेमोरी एलोकेट हुई है, इस मेमोरी को एक्सेस करने के लिए एक रेफरेंस क्रिएट करता है और वो रेफरेंस रिटर्न करता है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपने इक्वल किया है और यहां पे फिर आपने मोहित लिखा है। यानी आप क्या बोल रहे हैं न्यू ऑपरेटर को कि स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट करो और उस मेमोरी का रेफरेंस किसके अंदर स्टोर कर दो? मोहित के अंदर। सो अब यहां पे देखिए ये जो मोहित है, जो वेरिएबल है मोहित, ये कैसा है? लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल्स हमेशा स्टैक के अंदर क्रिएट होते हैं। सो क्या होगा? यहां पर एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा स्टैक के अंदर जिसका नाम है मोहित, और न्यू ऑपरेटर ने जो रेफरेंस रिटर्न किया है वो आपने कहां स्टोर कर दिया? मोहित के अंदर। So say suppose that reference is 0, 1, 1. That means Mohit variable is pointing this memory location. Okay? So आपका जब फर्स्ट स्टेटमेंट कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो जाएगा तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जो है सेकंड वेरिएबल सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या है देखिए, आपने फिर से वही बोला न्यू स्टूडेंट। सो न्यू ऑपरेटर वापस से क्या करेगा, क्योंकि क्लास ऑलरेडी लोड हुई, याद रखिएगा जावा के अंदर एक क्लास सिर्फ एक ही बार लोड होती है। सो क्लास ऑलरेडी लोड है, उसको पता है स्टूडेंट क्लास लोड है, स्टूडेंट क्या है उसको पता है। सो वो क्या करेगा इस टाइम? डायरेक्टली मेमोरी एलोकेट करेगा। किस टाइप की मेमोरी एलोकेट करेगा? स्टूडेंट टाइप की। और स्टूडेंट टाइप की मेमोरी एलोकेट करने का मतलब है 4 + 4 8 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करना। इसके अंदर एक के अंदर होगा आपका पेन और दूसरे का नाम होगा नोटबुक। दोनों के अंदर 0 0 होगा, दैट इज डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर। ठीक है, और न्यू ऑपरेटर वापस से इस मेमोरी का रेफरेंस रिटर्न करेगा जो हम कहां पे स्टोर करेंगे? अमित के अंदर। अमित बोल करके एक लोकल वेरिएबल क्रिएट होगा कहां पे? स्टैक के अंदर। और इसका जो रेफरेंस रिटर्न हुआ है इस मेमोरी का, वो हमने कहा स्टोर कर लिया है? अमित के अंदर। सो इसका मतलब क्या होगा? 1 1 1 मीन्स ये इसको रेफर कर रहा है। मतलब क्या हुआ इसका? ये रेफरेंस वेरिएबल इसको रेफर कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को। सो ये इसको रेफर करेगा, ये इसको रेफर करेगा। सो जब आपकी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से इतनी चीजें आपकी जेवीएम के अंदर क्रिएट हो चुकी होंगी। राइट? आप ध्यान से देखिए, ये डायग्राम बनाना और इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या है? आपने कहा मोहित डॉट नोटबुक इक्वल टू 2, यानी मोहित जो रेफरेंस है उसके अंदर नोटबुक बोल करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या साइन कर दो? 2। मोहित जिसको रेफर कर रहा है, जिस मेमोरी को रेफर कर रहा है, आप वहां पे जाइए, वहां पे नोटबुक एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या साइन कर दो? 2। सो यहां पे जो 0 था ये हट जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? 2। सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी आपका तो ऐसा होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए आप।
मोहित डॉट पेन इक्वल टू 4 मीन्स मोहित जिस वेरिएबल को रेफर कर रहा है, जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, वहां पे पेन बोल करके एक वेरिएबल है, आप उसके अंदर क्या असाइन कर दीजिए? 4, राइट। सो यहाँ पे जो 0 था वो हट जाएगा और अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4। सो जब सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा होगा, राइट। ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बोला था कि रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी अलग अलग स्टेट होती हैं। मोहित के पास अपना नोटबुक पेन था, अमित के पास अपना नोटबुक पेन है। देखिए आपका जावा के ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं। हर ऑब्जेक्ट अपनी अलग अलग स्टेट को मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट इज अमित। अभी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो आपने क्या बोला? अमित जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है वहां पे जाइए, वहां पे नोटबुक बोल करके एक वेरिएबल है, उसके अंदर क्या असाइन कर दीजिए? 7। सो ये हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7। नेक्स्ट, अमित जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है वहां पे पेन बोल करके एक वेरिएबल है, वहां पे क्या असाइन कर दीजिए? 9। सो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? 9। सो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो ऐसा हो जाएगा, ओके। सो दोस्तों, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट, ओके। और यहीं पे मैं आपको एक और चीज बता दूं, ऑब्जेक्ट को एक और सिनोनिम है, एक और नाम से हम कई बार बुलाते हैं और उसको बोलते हैं हम इंस्टेंस, ओके। उसको हम बोलते हैं इंस्टेंस। और आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरे ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस बोलते हैं, ये पूरे ऑब्जेक्ट को हम इंस्टेंस बोलते हैं। अगर इसको इंस्टेंस बोलते हैं तो ये जो वेरिएबल्स हम जो इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल्स बोलते हैं उनको। उनको हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस वेरिएबल। वाई? क्योंकि जो इंस्टेंस होता है आपका आपका देखिए जो इंस्टेंस है, दिस इंस्टेंस इज कंसिस्ट ऑफ इंस्टेंस वेरिएबल्स। आपके जो इंस्टेंस होते हैं वो इंस्टेंस वेरिएबल से बने हुए होते हैं, ठीक है। आप जितने भी वेरिएबल्स होंगे यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स का पार्ट बनते हैं और हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसकी अपनी अपनी अलग अलग कॉपी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। और खासकर जो लोग नए हैं जावा में उनके लिए आपको जब भी प्रोग्राम रन करना है इसी तरीके की पिक्चर आपके दिमाग में आनी चाहिए और आपको इसी तरीके से स्टार्टिंग में जावा प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करके रन करके समझना है, ओके। So this is instance and these are the instance variables, okay, got it? अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या कहा? मोहित डॉट रीड। अब ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट हो? मेथड कॉलिंग, ओके। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। जब जेवीएम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा? अगर आप लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर पढ़ा तो आप इस चीज से फैमिलियर होंगे। स्टैक के अंदर नया मेथड आ जाता है, ठीक है। आपका प्रोग्राम काउंटर चेंज हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जावा के अंदर भी होता है। तो क्या होगा? बिकॉज जब आपका जेवीएम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो आपके स्टैक के अंदर ही एक नया मेथड फ्रेम आ जाएगा और उस मेथड फ्रेम के अंदर कुछ इस तरह की चीजें होंगी। ये कौन सा मेथड है? रीड मेथड है। सो
रीड। सो आपका रीड करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड हो गया। ओके, रीड हो गया। अब ये जो रीड मेथड है, देखिए आपने इस रीड मेथड को किसके ऊपर कॉल किया है? इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल किया है। ओके, क्योंकि रीड मेथड आपका एक इंस्टांस मेथड है और इंस्टांस मेथड की जो कुछ उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं जो अभी हम सीखने जा रहे हैं, जो मैं भी आपको बताऊंगा। रीड मेथड है, रीड मेथड कॉल हो गया। जब भी आपका अभी जब ये मेथड कॉल होगा, ये आपका करंट एग्जीक्यूटिंग मेथड हो जाएगा। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, वो ये है, यहां पर एक रेफरेंस क्रिएट होगा जिसका नाम है दिस। ओके, आपका जेवीएम ऑटोमेटिकली इस दिस रेफरेंस के अंदर जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, आपने इस मेथड को कॉल किया है, उसके अंदर जो बिट पैटर्न पड़ा है वो कॉपी कर देगा। कहने का क्या मतलब है, आपने ये जो रीड मेथड है ये मोहित के ऊपर कॉल किया है। मोहित के ऊपर जो है, मोहित के अंदर जो है बिट पैटर्न क्या है? 011। सो आपका जेवीएम में 011 वैल्यू कहां पे कॉपी कर देगा? दिस के अंदर। सो यहां पे क्या हो जाएगा? 011। अब आप खुद से सोचिए, अगर इस बिट पैटर्न से, इस रेफरेंस से ये वेरिएबल इस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, तो ये जो आपका दिस है इस बिट पैटर्न से, वो भी तो इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेगा ना, राइट? अब देखो दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा कि हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस होता है जिसका नाम होता है दिस, जो हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है। ये देखिए आप डायग्राम के थ्रू, जिसका मतलब ये होता है, जब भी आप इंस्टांस मेथड को कॉल करते हैं, आपका जेवीएम ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने उस इंस्टांस मेथड को कॉल किया होता है, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस इंस्टांस के ऊपर आपने उस इंस्टांस मेथड को कॉल किया है, उसकी बिट पैटर्न को दिस के अंदर कॉपी कर देता है। हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस मिलता है। बाय डिफॉल्ट हमेशा हमेशा आपको एक रेफरेंस मिलेगा जिसका नाम होगा दिस, और जो किस टाइप का होता है? जो उसी क्लास टाइप का होता है। मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसे ये स्टेटमेंट आप देखिए, यहां पे एक रेफरेंस है, जिस रेफरेंस का नाम क्या है? मोहित। जो किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। ओके, जो किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, जो किस टाइप का है? स्टूडेंट टाइप का है। ठीक उसी तरीके से हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको एक रेफरेंस मिलता है जिसका नाम क्या होता है? दिस। जैसे ये रेफरेंस का नाम क्या है? मोहित। वैसे उसी तरीके से एक रेफरेंस मिलेगा जिसका नाम क्या होता है? दिस। अब जब भी कोई रेफरेंस होता है, कोई भी चीज होती है, उसका एक टाइप होता है। जैसे इंटीजर का टाइप है, फ्लोट का टाइप होता है, हर उसका जो एक टाइप होता है। ओके, उसका भी एक टाइप होगा आपका। हर एक वेरिएबल का एक टाइप होता है। सो ये जो दिस है, इसका भी एक टाइप होगा। इसका क्या टाइप होता है? जिस क्लास के अंदर वो इंस्टांस मेथड होता है, वही उसका टाइप होता है। सो इस मेथड के अंदर इसका टाइप क्या होगा? ये मेथड किस क्लास के अंदर है? स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो इसका टाइप क्या होगा? आई एम सॉरी,
इसका टाइप क्या होगा? स्टूडेंट। स्टूडेंट। सो आप ये समझ लीजिए, आपको हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर एक लाइन लिखी हुई है। आप ये समझ लीजिए, हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर एक लाइन लिखी है जो कुछ इस तरीके की है, स्टूडेंट दिस। जैसे ये स्टूडेंट मोहित है, उसी तरीके से स्टूडेंट दिस है। सो जब आपका जेवीएम इंस्टांस मेथड को कॉल करता है, तो वो जिस इंस्टांस के ऊपर उस मेथड को कॉल करता है, उसकी बिट पैटर्न को दिस के अंदर कॉपी कर देता है ऑटोमेटिकली। सो ये दिस से इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। सो आपका जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो आपका जेवीएम के अंदर सब कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। system.out.println नोटबुक। अब आपने कभी क्या सोचा है कि ये नोटबुक की वैल्यू 2 प्रिंट होती है? 2 क्यों प्रिंट होती है, 7 क्यों नहीं हो जाती है? 7 भी तो हो सकता है, 2 ही क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो नोटबुक है ना, एक्चुअली ये नोटबुक नहीं है। एक्चुअली दिस इज दिस डॉट नोटबुक। एक्चुअली क्या है? दिस डॉट नोटबुक है। ओके, सो यहां पे आपने बोला अपने जेवीएम को कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन जो आपको नोटबुक दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये दिस डॉट नोटबुक है। सो आपका जेवीएम क्या करेगा? दिस जिस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, सो इस मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है, वो यहां पे जाएगा। यहां पे नोटबुक की क्या वैल्यू है? 2। तो क्या प्रिंट कर देगा? 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट हो गया। ओके, समझ में आया? इसके बाद आपका जेवीएम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, विच इज योर एंड ऑफ मेथड। तो क्या होगा? आपका जेवीएम यहां से बाहर आ जाएगा। अब होता क्या है, देखो ध्यान से। जैसे ही आपका जेवीएम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, मेथड खत्म, मींस यहां पे जितनी भी चीजें थी, ओके, उस स्टैक फ्रेम के अंदर इस स्टैक फ्रेम के अंदर जितनी भी चीजें थी, वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है? अब आप में से कई लोग जो है बहुत बारी गलती करते हैं कि आपने यहां पे कोई वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, और आप फिर उसको नेक्स्ट लाइन में यहां मेन मेथड के अंदर यूज करने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचे, पॉसिबल है? रीड मेथड कॉल हुआ, रीड मेथड कॉल हुआ, जैसे रीड मेथड के बाहर आपका जो है जेवीएम किया, वो क्या करेगा? उन सब चीजों को हटा देगा। मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, ये सब कुछ आपका देखिए खत्म हो जाएगा। ओके, मैं इसको मिटा नहीं पा रहा हूं। एनीवे, ठीक है, ये सब कुछ आपका जो है इस स्टैक फ्रेम के अंदर जो कुछ भी था, ये खत्म हो जाएगा। ओके,
और आपका कंट्रोल वापस से मेन मेथड के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अभी जब आपका कंट्रोल वापस से मेन मेथड के अंदर आ जाएगा, फिर आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जब आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो वापस से क्या होगा, फिर से जो है आपका रीड मेथड कॉल होगा। सो okay, let me draw this diagram again. Say suppose this is Mohit. It was 0 1 1. It was pointing to an object which has a value like 2 and 4. Okay, which has value like 2 and 4. Okay, and 4 means this is your pen variable and this is your notebook variable. Then we have your Amit here, who is pointing to an object which has same variable notebook and pen and value is like 7 और 9 है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 1 1 1 है और ये इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सो अभी हमने देखा कि रीड मेथड जब कॉल हुआ था तो क्या हुआ था। उसी तरीके से अभी इस बार क्या होगा आपका, जब JVM ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो क्या है, रीड मेथड कॉल होगा। मैंने आपको बताया था कि हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर एक रेफरेंस होता है जिसका नाम क्या होता है, दिस। तो यहाँ पे भी एक रेफरेंस होगा, दिस। यहाँ पर इस बार क्या होगा, इस बार इस दिस के अंदर जो है किसका रेफरेंस जाएगा, अमित का। अमित के अंदर क्या है, 1 1 1। सो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 and 1। दिस मीन्स इस बार ये दिस इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ओके, सो रीड मेथड कॉल हुआ तो ऐसा होगा, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो चुकी होगी तो इस तरीके से आपका JVM स्टैक और हीप दिखाई दे रहा होगा। अभी फिर से वापस से आओ, देखो आप वापस से यही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, बट इस बार नोटबुक की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 7 इंस्टेड ऑफ 2। व्हाई, बिकॉज दिस टाइम इस बार जो है आपका जो दिस रेफरेंस है वो किस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसको पॉइंट नहीं कर रहा है। फिर रीड मेथड खत्म होगा, आप यहां से बाहर आएंगे, ये सब कुछ खत्म हो गया, ये सब डिस्ट्रॉय हो गया। फिर वापस कंट्रोल यहाँ आएगा, यहाँ पे आप आ जाएंगे, फिर JVM आपका एंड ऑफ मेन मेथड पे आ जाएगा, तो फिर ये पूरा खत्म हो गया और आपका JVM क्लोज हो जाएगा, शट डाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोई भी एक्टिव थ्रेड नहीं बचा। सो दोस्तों, इसी तरीके से आपको जावा को समझना है, इस तरीके से आपका जावा किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है।
ठीक है। सो आज हमने देखा कि जावा कैसे आपके प्रोग्राम को जो है, जेवीएम कैसे आपके प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है, वो कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हीप के अंदर, वो कैसे मेमोरी एलोकेट करता है हीप के अंदर, इंस्टांस वेरिएबल्स क्या हैं, इंस्टांस मेथड्स क्या हैं। इंस्टांस मेथड जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। इंस्टांस मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनके आगे स्टैटिक नहीं, कीवर्ड नहीं यूज किया जाता है। इंस्टांस मेथड को आप हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल करते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप इंस्टांस मेथड के अंदर आपको हमेशा एक रेफरेंस मिलता है, जिस रेफरेंस का नाम होता है दिस। और दिस हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, जैसा कि अभी हमने देखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना बहुत जरूरी है। ओके। इंस्टांस मेथड के अंदर आप इंस्टांस वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहां पे देखिए, इंस्टांस वेरिएबल्स के अंदर आप जो है इंस्टांस वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अगर आप देखें, ये जो रीड मेथड है मेरा, इस रीड मेथड के अंदर मैंने नोटबुक वेरिएबल को यूज किया है। राइट मेथड के अंदर जो दूसरा इंस्टांस मेथड है मेरा, उसके अंदर मैंने डायरेक्टली पेन वेरिएबल को यूज किया है। ठीक है। सो ये है। और इंस्टांस वेरिएबल की जो खास बात होती है, अगर आप देखिए नोटबुक है, आपको नहीं पता है कि ये कौन सा नोटबुक है। ठीक है, ये एक्चुअली वो नोटबुक है जो उस ऑब्जेक्ट का बेसिकली नोटबुक है जो इस रीड मेथड को कॉल करेगा। ये पेन की वैल्यू क्या होगी आपको नहीं पता है। ये पेन की वैल्यू वो होगी जो ऑब्जेक्ट इस राइट मेथड को कॉल करेगा। ठीक है। तो इंस्टांस मेथड के अंदर आप इंस्टांस वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और डायरेक्टली यूज करने का मतलब ये है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि हर एक रेफरेंस के अंदर, हर एक इंस्टांस मेथड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक रेफरेंस होता है, उस रेफरेंस का नाम दिस होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। दिस डॉट, सी दिस डॉट, देख सकते हैं आप यहाँ पे दिस डॉट। सो यहाँ पे मैं दिस यूज कर पा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दिस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इस मेथड के अंदर दिस रेफरेंस है, तभी मैं यूज कर पा रहा हूँ। ओके। सो ये है। और मैंने भी आपको ये एक चीज और बताई कि जब आप रीड मेथड को कॉल करेंगे, अगर मैं इस एग्जांपल के अंदर हूं, ठीक है, तो जब ये रीड मेथड कॉल होगा तो आपका जेवीएम ऑटोमेटिकली इस मोहित के अंदर जो रेफरेंस पड़ा है, मोहित वेरिएबल के अंदर जो रेफरेंस पड़ा है, वो दिस के अंदर कॉपी कर देता है। लेट्स चेक इट आउट कि ये ठीक है या नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इन मेन इक्वल्स प्लस मोहित एंड यहाँ पे हम इसको प्रिंट करेंगे। अब यहाँ पे अभी इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ और आप देखते हैं कि मेन मेथड के अंदर जो इसकी वैल्यू है और रीड मेथड के अंदर जो इसकी वैल्यू है, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब हमने जो पढ़ा वो सही है। देखिए, मैं रन करता हूँ, सेम है, राइट। इट मीन्स हमने जो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा वो सही है। तो आप हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिएगा
और वो जो अभी हमने डायग्राम जैसे बनाया है स्टेप बाय स्टेप, आप इस तरीके से कोई एक प्रोग्राम लिखिए और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, सो बाकी चीज़ें जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और इसके बारे में, इससे रिलेटेड और भी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।